जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग पर्यावरण मॉडल पेपर को भी शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के विद्यमान होते हैं। यहाँ सभी प्रकार के बाद डॉट डॉट है, इसका मतलब सभी प्रकार के क्या विद्यमान होंगे? जीव जंतु वनस्पतियां विद्यमान होते हैं। पर्यावरण के जैवमंडल में आता है। किसमें आता है? यहाँ जो डॉट डॉट है, यहाँ पे जीव जंतु वनस्पतियां अर्थात उपरोक्त तो सभी विद्यमान होते हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसमें जीव जंतु वनस्पतियां तीनों विद्यमान होती हैं। कहाँ? पृथ्वी पर और पृथ्वी के वायुमंडल पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्थल मंडल की बाह्य सतह जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती हैं, नामों से जानी जाती हैं। अगर स्थल मंडल को देखिए तो स्थल मंडल की शुरुआत देखते हैं तो समुद्र तल से 21 किलोमीटर नीचे तक जीवमंडल है। क्या है? जीवमंडल। और ये जीवमंडल कहाँ तक है? 17 किलोमीटर ऊपर तक। स्थल मंडल क्या है कि जो महाद्वीप हैं, मरुस्थल हैं और पहाड़, इन तीनों द्वारा जो लाई गई रेत की मिट्टी है, रेत हैं, पत्थर हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? आपके स्थल मंडल में। ठीक है, तो यहाँ पर महाद्वीप ऑप्शन में है, पहाड़ है, मरुस्थल है, अर्थात क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसके अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करता है? हर्शकोविट्स के अनुसार, डीएच डेविस के अनुसार, ईजे रास के अनुसार। इसका कौन सा विकल्प सही होगा? ईजे रास के अनुसार। हर्शकोविट्स के अनुसार क्या है पर्यावरण? हर्शकोविट्स ने कहा था पर्यावरण समस्त परिस्थितियों का पर्यावरण समस्त परिस्थितियों का और उसको जीवधारियों पर पड़ने वाला और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है। ये किसने कहा था? हर्शकोविट्स ने। ठीक। डीएच डेविस ने क्या कहा था? डीएच डेविस ने कहा था कि मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अर्थ भूतल पर मनुष्य के चारों ओर से फैले उन सभी भौतिक रूपों से है जिनसे वह निरंतर प्रभावित होता है। तो डेविस का ये था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका व पावर हाउस कहते हैं? पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विनाश का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि, भूक्षरण, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी। तो ये आप लोग जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ग्रीन हाउस उत्पन्न होगा ही, भूक्षरण होगा, मरुस्थलीकरण होगा, ये सब के सब होंगे। वन विनाश से क्या होता है? ये सब बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा वन विनाश से किसका घातक परिणाम होता है? मृदा, जल, वायु अपरदन, ये भी सामने आता है। क्या क्या? मृदा, जल, वायु अपरदन। ठीक है, तो ये सब क्या है? घातक परिणाम है। किसके? वन विनाश के कारण। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये इन सब के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस प्रदूषण के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी होती है? किस प्रदूषण के कारण?
तो जो फ्लोरोसिस की बीमारी है वो जल प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण? जल प्रदूषण के कारण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। ये बीमारी क्या है? इस बीमारी में फ्लोराइड अधिकता होता है। किसका अधिकता होता है? फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है। ठीक। और फ्लोरोसिस नामक जो बीमारी होती है इसमें दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस बीमारी में क्या हो जाता है? दांत एवं हड्डियां कमजोर होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है ना। फ्लोरोसिस के बारे में सिर्फ इतना जानिए, फ्लोरोसिस बीमारी जल प्रदूषण के कारण होता है और इसमें जो फ्लोराइड है इसकी क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। और इस फ्लोरोसिस बीमारी में कमी क्या होता है? दांत एवं हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लोरोसिस, जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नगरीकरण के परिणाम स्वरूप। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जिन पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ है उनमें है, देखिए, उद्योगों के केंद्रीकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई। बिल्कुल सही है। नगरों में गंदी बस्तियों का विकास हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। औद्योगिक अपशिष्टों का निष्कासन से प्रदूषण, बिल्कुल सही। इसका तीनों विकल्प सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास की भी समस्या आ जाती है इन सब में। सामाजिक पर्यावरण के समाजशास्त्री हैं। सामाजिक पर्यावरण के जो समाजशास्त्री हैं मुखर्जी हैं। कौन है? राधा कमल मुखर्जी। ठीक। ये पर्यावरण के समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उद्देश्य स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करना, मनुष्यों की महामारी को रोकना। ठीक है, कि महामारी को रोकना, गांव तथा शहरों को स्वच्छ रखना। तो ये जो नियंत्रण है कानून का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? स्वच्छ पर्यावरण का स्थापना करना। पर्यावरण जितना स्वच्छ होगा, जब पर्यावरण स्वच्छ होगा तो ये दोनों अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन की विधि का दूसरा नाम क्या है? किंडरगार्टन की जो विधि है इसका दूसरा नाम है बालोद्यान। क्या है? बाल उद्यान शिक्षण। क्योंकि जो किंडरगार्टन की विधि थी वो किस पर थी आधारित? बच्चों की खेल शिक्षा पर। तो बालोद्यान शिक्षण पद्धति, ये आपका उत्तर यहाँ पद्धति होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है सूर्य ताप एवं वर्षा का, जनशक्ति का। जनशक्ति का क्या मतलब है? इसमें जनशक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। वायु का, केवल वायु से वनों का विकास, जीव जंतुओं का, वनों के विकास से जीव जंतुओं का वायु का उतना नहीं है। सूर्य ताप और एवं वर्षा का, इसमें क्या है? वर्षा के द्वारा वनों को जल मिल जाएगा। उसके बाद धूप की भी जरूरत होती है, तो ताप एवं वर्षा ही इसका क्या है? उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्यों इनका जरूरी होता है इसको हम थोड़ा बायो के ढंग से भी आपको समझा दें कि इन्हें ताप और वर्षा की क्यों जरूरत होती है। क्योंकि जो पौधे हैं, अगर पौधों को आप मिल जाए क्या? सूर्य का प्रकाश। ये मान लीजिए पेड़ है और उसमें पौधे हैं, तो अब इनमें क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण कर लेंगे। जब भोजन का निर्माण कर लेंगे तो हर एक पौधा जीवित रहेगा, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं? तो आपका जो प्लूटो है, प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो को क्या कहा जाता है? बौना ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? जो बलुआ पत्थर होता है एक अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी चट्टान। ठीक है, बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ये अवसादी चट्टान जो है आग्नेय चट्टान जो होते हैं आग्नेय चट्टानों के अपरदन से होता है। किससे होता है? आग्नेय चट्टान के अपरदन एवं अपक्षय से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। इस अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो परतदार चट्टान भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब भी कहते हैं, ये सब भी पूछ सकता है पेपर में। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। बलुआ पत्थर हो गया, एक होता है चीका मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चीका मिट्टी, वो भी किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का ही उदाहरण, चीका मिट्टी हो गया। उसके बाद काग्लोमरेट ये किसका उदाहरण है? ये भी अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। तो इतना बलुआ पत्थर और अवसादी चट्टान के बारे में जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। संसार में, वर्ल्ड की बात कर रहा है, न कि भारत। किसकी बात कर रहा है? वर्ल्ड की बात कर रहा है। और इसके लिए संसार में जो सबसे बड़ी झील है, स्वच्छ जल की झील, वो आपकी है कौन सी? सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर झील। ये क्या है, कहाँ इसकी सीमा है? तो इसकी जो सीमा है सुपीरियर झील की, वो कनाडा एवं संयुक्त राज्य में है। कहाँ है? कनाडा एवं यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो सीमा स्थित है किसकी? सुपीरियर झील जो है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में क्या है, इसकी सीमा स्थित है। ये आकार की दृष्टि से देखें तो आकार की दृष्टि से तीसरी बड़ी झील है। आकार की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है, तीसरी सबसे बड़ी झील है। लेकिन स्वच्छ पानी की दृष्टि से, स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील मानी जाती है सुपीरियर। तो जो सबसे बड़ी झील अगर देखें कौन सी है, तो उसके बारे में जानते रहिए। जो सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील को सबसे बड़ा झील कहा जाता है। ठीक, ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। फिर से हम लिख दे रहे हैं पूरा। देखिए, जो लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर इसका उत्तर है स्वच्छ जल का। स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। ठीक, आकार की दृष्टि से किसे, कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। पहले नंबर पर कौन है? लेक विक्टोरिया, सबसे बड़ी झील। और ये झील कहाँ पर है? ये झील आपकी है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? अफ्रीका में। और आपकी सुपीरियर झील कहाँ से है? इसकी जो सीमा है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। ठीक है, और एक जो मिशिगन है, ये मिशिगन यूएसए की बड़ी झीलों में एक है। यूएसए की बड़ी झीलों में से एक है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बाल्कस लिखा हुआ है, जबकि इसका होता है बाल्कास। लेक बाल्कास जो है ये कजाकिस्तान, मध्य एशिया का है। कजाकिस्तान वहां की है, कजाकिस्तान की विशाल झील है। ठीक, तो इतना जानते रहिए किसके बारे में? इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। ये जो पर्यावरण एवं विकास का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन है, इसे कौन सा शिखर सम्मेलन कहते हैं? तो इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं अर्थ समिट। क्या कहते हैं? अर्थ समिट। इसी को हिंदी में पृथ्वी शिखर भी कहते हैं।
और ये जो समिट है इसका जो पहली बार आयोजन हुआ था इस समिट का कब हुआ था? 1992 में। ठीक, किसने किया था? रियो। किसने किया था? रियो। ठीक, या बस रियो। इसका जो लोगो था, लोगो भी याद रखिए। लोगो का मतलब जो मुख्य बात थी, वो मुख्य बात क्या थी? अर्थ समिट रियो सम्मेलन। उसको क्या कहा गया? अर्थ समिट रियो सम्मेलन। ठीक है ना, इतना समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हवा के वेग को मापने का यंत्र। हवा के वेग को कौन मापता है? स्ट्रेट। इसमें तो गलत दिया है जो, अच्छा हाँ सही दिया है। हवा के वेग को कौन नापता है? हवा के वेग को नापता है आपका एनीमोमीटर, हवा का वेग। ये जो साइनोमीटर है, साइनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर क्या है? तो क्रोनोमीटर जो होता है ये जलयानों में लगा होता है। किस में लगा होता है? जलयानों में। ठीक, और इससे क्या पता चलता है? समय का पता चलता है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये जो साइनोमीटर है, ये साइनोमीटर क्या नापता है? साइनोमीटर नापता है धूल नमी। आपका जो धूल नमी है, प्रदूषण की मात्रा। ठीक, और कूलम्ब मीटर क्या है? इसको तो सब लोग जानते हैं, किसका मात्रक है? आवेश, विद्युत आवेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओजोन की परत। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होता है? जो ओजोन की परत है वो वायुमंडल के समताप मंडल में होता है। किसमें? समताप मंडल में। ठीक, अब समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समताप मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो चाहे समताप मंडल कहें चाहे स्ट्रेटोस्फियर, कौन सा विकल्प सही है? आपका ऑप्शन सी। जो ओजोन मंडल है इसका जो तापमान होता है, इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और यही चीज आपके समताप में है। समताप का मतलब समान ताप, और इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे समताप कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। किन्हें? उस विकल्प है कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, कच्छ वन, कटीली झाड़ियां। तो जो उष्ण कटिबंधीय आपका है पतझड़ वन, इनको क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। किस दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इनके समय में जो वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे सागौन, सागवान और शीशम। अब सोचिए इन सब कितने महंगे जाते हैं साल। ये सब वृक्ष कितने महंगे हैं? चंदन, सहतूत, चंदन, सहतूत, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। महुआ भी इसी में आ जाएगा, आंवला आता है, शीशम आता है, तो ये सब हैं। नेक्स्ट, भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया है? चाबहार, चाबहार बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जो चाबहार बंदरगाह का निर्माण है वो ईरान में किया गया है। किसमें? ईरान में। ठीक है, और ईरान में कहाँ का किया गया है? ओमान की खाड़ी में किया गया है, ओमान की खाड़ी में। बस इतना ही याद रखिए, इसके बारे में यहीं से प्रश्न बन जाएगा। डायरेक्ट पूछता है कि चाबहार बंदरगाह का निर्माण कहाँ हुआ है। अच्छा,
पाकिस्तान में कौन बंदरगाह है? तो ग्वादर बंदरगाह, इसको भी याद रखिएगा चूंकि पड़ोसी मुल्क है ग्वादर बंदरगाह। ठीक, इन दोनों को याद रखिएगा, कहीं यहां से भी पूछ सकता है। अच्छा, श्रीलंका और मालदीव बंदरगाह का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो श्रीलंका में कौन सा? हम्बनटोटा, इसको भी याद रख लीजिएगा, ये श्रीलंका में है। और मालदीव में, अच्छा, श्रीलंका और मालदीव दोनों जगह चीन भी निर्माण कर रहा है किसका? बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? कौन से गवर्नर जनरल थे जो भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये जो है भारत में सती प्रथा का अंत किया था। इसके लिए जो विलियम बेंटिंक थे वो 1829 में सती प्रथा को लागू कर दिए थे और धारा 17 इससे रिलेटेड थी उस समय। क्या थी? धारा 17। तो पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? दिसंबर 1829 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? समवर्ती सूची के बारे में बताइए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और अगर पूछा जाए क्या क्या लिया गया है तो वो बता सकते हैं कि नहीं? इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची तो लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा जो कि हम बता चुके हैं आपको। और ऑस्ट्रेलिया से क्या प्रावधान है? केंद्र राज्य संबंध ये। और लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इतना जानते रहिए, इन्हीं तीन में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है समवर्ती सूची के बारे में, और या तो फिर प्रस्तावना की भाषा के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक। इसका जो स्थापना है कब हुआ था? इसकी जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1919 में, 11 अप्रैल 1919 को। ठीक, इसका उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य इसका क्या था? लेबर श्रमिकों की स्थिति एवं उनके जीवन के स्तर का उन्नत करना या सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत किस पर काम करते हैं? तो रॉकेट संरक्षण का जो सिद्धांत है वो किस पर काम करेगा? वो काम करता है आपके रैखिक संवेग पर। और ध्यान दीजिएगा, रैखिक संवेग में सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है। तो रॉकेट संरक्षण का सिद्धांत किस पर काम करता है? रैखिक संवेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत्रज्वर को टाइफाइड कहा जाता है, किसके द्वारा होता है? बताइए, ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है कि कवक को फंजाई, विषाणु, जीवाणु? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। तो कौन सा उत्तर सही है आपका? सी। और जीवाणु में पूछे अच्छा पहले रुक जाइए। आंत्र टाइफाइड में क्या प्रभावित होता है? कौन सा अंग? तो प्रभावित अंग जो होता है वो आपका आंत होती है। क्या होता है? आंत। इसको थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। अब इसमें जो जीवाणु है कौन सा है जीवाणु? तो वो जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, यही जीवाणु का है जिसके कारण क्या होता है?
आंत्र ज्वर होता है, टाइफाइड होता है। ठीक। अच्छा, इसका लक्षण क्या है? इसमें तेज बुखार आएगा। और जो अन्य रोग होते हैं जीवाणुओं के द्वारा, वो तो हम पढ़ाएंगे जीवाणु, तो बताएंगे इसमें कोड़ है, गोनेरिया है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, टिटनेस, हैजा, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, ये सब किससे होते हैं? जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है, जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो कौन सी वो गैस है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा। यची का किया जाता है, अर्थात हीलियम। ये जो हीलियम है इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ? समुद्र में, गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? बताइए। जो एक कोशिकीय होते हैं उनमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति की परिभाषा 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। ठीक। इसका जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट है एचजिट, हर्ज। ठीक। क्या होता है? हर्ज। और ये हर्ज जो आवृत्ति की खोज करता थे, ये हर्ज नाम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक भी रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? देखिए इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और सोडियम कार्बोनेट आता है, अर्थात खाने का सोडा, बेकिंग सोडा एक ही होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत बार बहुत कंफ्यूज होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको लिखा जाता है NaOH, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। और इसे बेकिंग सोडा को कहते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत मिस्टेक करता है ये प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और है, सोडियम कार्बोनेट को भी अगर हम लोग समझ लें तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं कौन सा? धोने वाला सोडा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत उसका सोडियम है सोडियम कार्बोनेट, और कौन सा सोडा है वो? धावन सोडा, धावन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहा जाता है। तो कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? वृषण पालिका कहा जाता है। इन कक्षों में क्या होते हैं? इन कक्षों में शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों का क्या होता है? उत्पादन। ठीक है, इतना ही जानते रहिए। और ये क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? और इसका जो उत्तर है, अगर प्रदूषण युक्त वायुमंडल है और इसको स्वच्छ करना है, जैसे वायुमंडल आपका ये हुआ और इसको स्वच्छ करना है, अगर मैं मान लीजिए धूल धड़का सब उड़ रहे हैं इस वायुमंडल में, और यहाँ से कर दिया जाए क्या? बरसात। क्या कर दें? बरसात, मतलब पानी। तो पानी से जो धूल के कण हैं कहाँ चले जाएंगे? सब पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो सबसे
अच्छा स्वच्छ करने का जो उपाय है प्रदूषण को, क्या है आपका? वर्षा है। तो आज का 30 प्रश्न लगभग कंप्लीट हो गया क्या? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की प्रथा है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। कमेंट में भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की प्रथा है, इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। तो सबके लोग सही उत्तर दीजिएगा। तो आज साथियों हम लोग पर्यावरण का मॉडल पेपर हल किए। ये वो प्रश्न है जो कि आने का पूर्ण रूप से संभावना है। जो अपडेट होगा इसमें 100% आपके पर्यावरण के इन प्रश्नों की संभावना है। उन्हीं को हम लेके 30 प्रश्न आपको बताए हैं। तो आज 30 प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, इनके बारे में समझिए। जहां समझ में न आ रहा हो कमेंट करिए, उसको हम लोग देख के अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक चीज, हाँ, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने मन से कर दिया करिए। ये हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं इतना। ठीक है साथियों, वंदे मातरम।